हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर फिर से एक नए सेशन में, और इसमें हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस आया है उससे रिलेटेड। बिहार डीएलएड के एंट्रेंस में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का हम वीडियो में देखेंगे इस सेशन में। साथ ही इस सीरीज में वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जिसमें बिहार डीएलएड के एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। आज हम मैथ का पहला टॉपिक लिए हैं, फिर अगले दिन किसी और चैप्टर का लेंगे, किसी और चीज़ का लेंगे, किसी और सब्जेक्ट का लेंगे टॉपिक। इस तरह हम सभी टॉपिक एक एक कर देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, एग्जाम द्वार चैनल आपका अपना चैनल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक का। बिहार डीएलएड एंट्रेंस का ये पहला टॉपिक होगा क्या, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न को देखेंगे, साथ ही कुछ पॉइंट को देखेंगे जो आपको जानने जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक का, ठीक है। हमारा पहला है संख्या पद्धति में, पहला है संख्याओं के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहला है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या कौन से होते हैं? तो वो नंबर गणना करते समय जितने भी आप पे नंबर को देखते हैं उन सभी में क्या जीरो से लेके अगर हम 0, 1, 2, 3 इस टाइप से इन्फिनिटी तक कोई नंबर लिखते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है पूर्ण संख्या। तो आपको याद रखना है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों में बस एक ही चीज़ डिफरेंस है। वो क्या है कि अगर जिस भी संख्या के आगे 0 लग गया, 0, 1, 2, 3 इस टाइप का कोई संख्या है तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। मतलब 0 जिस भी संख्या के आगे से शुरू होता है, 0 से कोई संख्या शुरू हो रहा है तो वह है पूर्ण संख्या। और वही 1 से अगर संख्या शुरू हो रहा है जैसे 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक ये जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या को कहेंगे प्राकृत संख्या। बस यही दो है क्या, एक है पूर्ण संख्या और एक है प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होगा नंबर सिस्टम और प्राकृत संख्या में 1 से शुरू होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पूर्णांक। अब है इसी का अगला पॉइंट है पूर्णांक किससे कहते हैं? तो पूर्णांक वो संख्या होते हैं जो प्राकृत संख्या भी होगी, ऋणात्मक संख्या भी होगी, उसके आगे शून्य भी लगेगा। यानी कि प्राकृत संख्या साथ में इसकी ऋणात्मक संख्या, यानी प्राकृत संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसकी ऋणात्मक संख्या क्या होगी? तो 1 का ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 और साथ में इसमें क्या एक 0 भी शामिल होगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ प्राकृत संख्या क्या हो गया? तो ये -3, -2, -1 यानी माइनस से लेके पॉजिटिव ये सारे क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसे डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, अगला है सम संख्या। ये वो टॉपिक है जो आपको जानने जरूरी है एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम के जो भी सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे प्रश्न करेंगे। सारे जो भी है रीजनिंग के करेंगे, मैथ के करेंगे, जीके जीएस करेंगे, यानी कि एसएसटी करेंगे, सोशल साइंस करेंगे, साथ में साइंस करेंगे, जो भी है हिंदी के कुछ प्रश्न करेंगे। मतलब ये सारे टॉपिक हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। बस आप एग्जाम द्वार चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस का ये सेशन चल रहा है, ठीक है। पहला टॉपिक है आज और इसके अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब अगला टॉपिक क्या है। तो अगला है हमारा सम संख्या क्या होती है। हमने अभी बताया प्राकृत संख्या क्या होता है, हमने बताया पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, ठीक है। 1 से लेके 1, 2, 3, 4 इस टाइप से आगे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, वो होगा प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या इसके आगे हम 0 लगा देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। उसी तरह इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स होता है क्या होता है उसमें? पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक वो संख्या है जिसमें 1 प्राकृत संख्या भी हो, साथ में 0 भी लगा हो और प्राकृत संख्या के नेगेटिव संख्या भी हो, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? वो पूर्णांक बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या वो होती है जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन वो संख्या जो 2 से विभाजित हो वो सम संख्या कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती? तो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो होगी क्या? वे विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9 ये वो संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो ये विषम संख्या कहलाती है। अब देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या हो? तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो,
जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या कहलाती है, और साथ ही एक और आएगा इसके अभाज्य संख्या। तो वो संख्या जो केवल स्वयं से या एक से, जिसका स्वयं और एक ही गुणनखंड हो, वो कहलाएगी अभाज्य संख्या। जैसे क्या हो गया, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ 2 हो गया, 2 को हम 1 से और 2 से ही इसमें गुणनखंड कर सकते हैं। इसका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे वो है जिसका और कोई इसका गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक है और क्या है, वो स्वयं है। ठीक है, चलिए ये कहलाती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का सेशन चल रहा है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगी, तो वे संख्या है जो p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है तब जब q बराबर नहीं है इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। q/p के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं 7, 7/5, -1/3, ये सारे क्या होगा 1/2, ये सब परिमेय संख्या है। बस बड़ा बटा में नीचे यानी p/q, ठीक है, इसको p कह दिया गया, इसको q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वे सभी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपरिमेय, आपको नाम से लग रहा है अपरिमेय, आज इसमें परिमेय, परिमेय मतलब p/q के रूप में लिखा जाएगा तब जब q बराबर नहीं है 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए तब। ठीक है, लेकिन इसमें है अपरिमेय संख्या, तो इसको क्या होगा, ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे √2, √5, √7, ये सब क्या हो गए, अपरिमेय संख्या है। अब है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होती है, तो किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक अगली प्राकृत संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। देखिए उत्तरवर्ती और अनुवर्ती एक ही का दो नाम है। ठीक है, सक्सीशन नंबर इसको कहते हैं। तो क्या है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती सक्सीशन नंबर, किसी भी संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या से उसके आगे वाली संख्या को उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 10 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो 10 का 10 + 1 11। ठीक है, यानी 1 जोड़ के इसको निकालते हैं। 12 है तो 12 की अगली संख्या 13 हो जाएगी, और ये क्या होगी, ये सक्सीशन नंबर हो गए, यानी उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या भी इसको कह सकते हैं। चलिए, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 11 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो 11 + 1 अर्थात 12 होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, परवर्ती संख्या भी कहते हैं। इसको याद रखना है आपको, परवर्ती संख्या। आपको प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है, उत्तरवर्ती हो, अनुवर्ती हो या परवर्ती हो, तो इस टाइप के आपको निकालना पड़ेगा। इसी का दूसरा रूप है पूर्ववर्ती संख्या। वो तो उत्तरवर्ती है, उत्तर मतलब आगे की ओर, याद रखना है आपको सिर्फ प्रश्न बनाने के लिए। उत्तरवर्ती यानी आगे की संख्या। आप पूर्ववर्ती या पूर्ववर्ती पूछ लिया तो पहले वाली संख्या, 10 की पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, 9, यानी 1 घटाकर हम निकालते। तो आइए इसका भी देख लेते हैं परिभाषा क्या है। तो किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक पहले वाली प्राकृत संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, पहले वाली किसी भी प्राकृत संख्या से 1 घटाकर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे ये हो गया 20 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 20 - 1 यानी 19 उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब है अंकों का मान। ये बहुत बार पूछा जाता है, अंकों के मान। तो इसके अंक के कितने मान होते हैं, ये अंकों के 2 मान होते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है अंकों कितने मान होते हैं, तो ये 2 मान होते हैं। ठीक है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी फेस वैल्यू। किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वास्तविक मान कहलाता है। फेस वैल्यू यानी आपको याद करने के लिए ट्रिक बता देता हूँ। फेस मतलब आपका फेस हमेशा अंकित रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो याद रखना है फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, फेस वैल्यू यानी वास्तविक मान होता है जो बिल्कुल डिट्टो वही हो। ठीक है, वास्तविक, आपका फेस वास्तविक है, उस पर कोई कुछ लगा हुआ नहीं है, कोई चेहरा ढका हुआ नहीं है, यानी जो आपका फेस है वो हमेशा रहेगा। तो वही है किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वास्तविक मान कहलाता है। इसे जातीय मान, अंकित मान या शुद्ध मान भी कहा जाता है। किसको, वास्तविक मान को जातीय मान भी कहा जा सकता है, अंकित मान और शुद्ध मान भी कहते हैं। जैसे अब यहाँ जैसे 2569 में 5 का जातीय मान क्या होगा, तो देखिए फेस कभी नहीं बदलता, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। मान लीजिए इसमें कह दे 9 का जातीय मान क्या होगा,
तो 9 होगा। इसमें कहते 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 होगा। जो जिस संख्या में जो भी जिस संख्या का कहा जाए जातीय मान निकालने के लिए, वही संख्या उसका जातीय मान हो जाता है, या उसको अंकित मान कह सकते हैं या शुद्ध मान कह सकते हैं। जैसे 2892 इसमें कहे 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। 9 का जातीय मान 9 होगा। 2 का जातीय मान 2 होगा, यहाँ 2 बार 2 देखा है तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला देखते हैं स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, स्थानीय मान कहलाता है। मतलब किसी अंक का क्या स्थानीय मतलब स्थान से याद रखना है। स्थान क्या होता है, आज आप यहाँ हैं, कल वहाँ रहेंगे, परसों वहाँ रहेंगे, मतलब स्थान आपका बदलता रहता है। 1 घंटे में अपना स्थान बदल देते हैं। उसी तरह आपको याद रखना है स्थानीय मान। जातीय मान, जाति कभी नहीं बदलता। वास्तविक मान, आपका वास्तविक फेस वैल्यू, वास्तविक फेस कभी नहीं बदलता। इससे याद रखना है कि वो अंक नहीं बदलेगा, सेम अंक पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला है स्थानीय मान। जैसे 2892, इसी का अगर पूछ दे 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मतलब स्थान प्लेस आपका बदल जाता है। तो 8 का सीधे 8 लिख देंगे, इसके पीछे जितनी संख्या है उतनी जीरो इस पर बैठा देंगे, वो हो जाएगा स्थानीय मान। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या लिख रहा है, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे संख्या 2569 में 5 के स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या हमने बताया 5, इसके पीछे जितने अंक है उतने जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो 500। ठीक है, इसी में पूछ दिया 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान 9, इसमें कुछ है नहीं पीछे जीरो, इसलिए 9 सीधा इसका स्थानीय मान हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए संख्या 569387 में 9 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो 9 के पहले स्थानीय मान हमने क्या बताया आपको, आप अपना से कॉपी कलम लेके भी इसको बना सकते हैं। आप बना के हमें कमेंट करिए। ठीक है, चलिए तब तक हम भी आपको बता देते हैं। तो इतना में 9 के स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, एक तो स्थान क्या होता है, चेंज होता है, याद रखना है। तो स्थान तो 9 लिख लिए, इसके पीछे कितना अंक है, तो 1 2 और 3 अंक है तो 3 जीरो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और वास्तविक मान पूछा है कितना का, 9 का ही वास्तविक मान पूछा है। 9 का स्थानीय मान और 9 के वास्तविक मान में अंतर पूछा है। 9 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, यहाँ हम इधर से क्या लेते हैं, दाएं लेते हैं। एक दाएं लिए 10, अब 10 में से 9 गया 1। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 9000, घटाना कितना है 9। चलिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बच गया, कुछ नहीं है यानी 9। फिर यहाँ कितना बच गया 9। अब यहाँ 1 इससे लिए थे, फिर ये इसको दिया, तो यहाँ क्या बच गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 8, यानी 8991 इसका सही आंसर है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो 8991। ठीक है, 8991 ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है संख्याओं के विभाजिता के नियम। संख्या को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है, एक बड़ा कोई नंबर दे देगा, पूछेगा किससे विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको विभाजिता के नियम देख लेने हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 से विभाजिता का नियम क्या है। यदि इकाई अंक 0 या सम हो, सम मतलब 2 4 6 8, ठीक है, ये अंक हो, या फिर क्या हो 0 हो। अगर जिस भी संख्या के अंत में इस टाइप के नंबर हो तो वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ देख सकते हैं 12 4 148 240, आपको इतना बड़ा अंक देते और ये पूछे क्या ये 2 से विभाजित है, तो लास्ट में आपको क्या देखना है, 0 है या 2 4 6 8 कोई सम संख्या है। अगर यहाँ सम संख्या है, ठीक है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो पहला नियम है। दूसरा नियम है 3 से विभाजित है। यदि दी गई सभी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे देखिए, जैसे 465, अब इसको चेक करना है 465 में 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो हम कैसे लगाएंगे, देख लेते हैं। 4 6 10 और 5 15, अब 15 में 3 से तो आराम से भाग लगेगा, 3 5 15, तो यानी भाग लग गया, तो क्या हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह जितने भी अंक दिए रहेंगे उन सभी को जोड़ के 3 से भाग देके देखना, अगर लग गया तो वो पूरा अंक क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 से विभाजित का नियम क्या है। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अब इतना बड़ा नंबर दे रखा है, कितना, ठीक है, 1,56,764, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,56,764। ठीक है, इसे पढ़ते कैसे हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 1,56,764
64। इसमें अंतिम 2 अंक से मिलकर बनी संख्या, तो अंतिम दो अंक क्या है, ये है 64। ठीक है, अब 64 को हम 4 से तो भाग दे ही सकते हैं। ठीक है, 64 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग लग जाएगा, ये देख लेते हैं। 64 को हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 4, 4 छक 24, यानी 16 चौका 64 आ गया। ठीक है, तो ये 64 में भाग लग गया 4 से, तो क्या होगा, ये पूरा संख्या में 4 से भाग लग जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए ये है नियम 4 से भाग देने का। 5 से भाग देने का भी बिल्कुल सिंपल नियम है। क्या करना है, लास्ट में आपको अंकों के लास्ट में देखना है क्या, कि अंक के लास्ट में 0 हो या 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई भी संख्या है तो वो पूरा भाग लग जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, इस टाइप का कुछ हो। अब इसमें देखना है आपको लास्ट में क्या है, या तो यहाँ पे लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यही है 5 से विभाजिता के नियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 6 से विभाजिता के नियम। देखिए 6 के लिए क्या है, तो वो जिसमें 2 में लागू होता है और जो उसमें 3 में लागू होता है, तो क्या होगा, 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है, यानी 2 का नियम भी लागू हो जाएगा, 3 का नियम भी लागू हो जाएगा, तो 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। अगर इन दोनों से विभाजित हो जाता है तो क्या होगा, वो संख्या 6 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 से विभाजिता का नियम फिर से आपको रिपीट करा देते हैं। क्या है, तो 2 से लास्ट में 2 होना चाहिए, जो बिल्कुल है। ठीक है, चलिए 2 से तो हो गया। अब देखते हैं 3 से क्या है, क्या तो 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, इन सभी अंकों को हमको जोड़ना होगा। तो देख लेते हैं, 6 3 9, 9 18, 19 20 21। 21 को आप 3 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, 3 7 21, यानी कट गया। तो ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, जब इन दोनों से विभाजित हो गया तो क्या होगा, ये 6 से भी पूरे भाग लग जाएगा इसमें, इसलिए 6 से विभाजिता का नियम भी इस पर लागू हो जाएगा। तो 6 से विभाजिता का नियम यही है कि वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम क्या है, यदि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके उसके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए। इससे प्राप्त शेषफल यदि 7 से भाज्य हो जाता है तो वह फिर 0 हो। ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे चलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 9 देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 से विभाजिता के नियम। तो 9 से विभाजिता के नियम क्या है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 3 से विभाजित का नियम, देखिए 3 का उल्टा होता है 9। ठीक है, तो 3 से विभाजिता के नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ से 3 से भाग दीजिए, अगर भाग लग जाता है तो 3 से विभाजित है। सेम वही नियम है किसमें, 9 में, कि सभी अंकों को जोड़िए, अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 10 का विभाजित का नियम क्या है। यदि इकाई का अंक 0 हो, 5 का क्या था, 5 से विभाजिता का नियम क्या था कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, लेकिन उसी का ये 5 का दुगना है 10। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा कि इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या पूरा 10 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट है 11 से विभाजिता के नियम। दी गई संख्याओं के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के अलग अलग योगफलों का अंतर 0 हो तो वो संख्या 11 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या इसमें से देखना है, 3 2 2 7। ठीक है, जैसे 6 7 1, ये सम संख्या हो गया। ठीक है, और ठीक विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल और दोनों का योगफल और उसके बाद उस दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, पहले योगफल निकालिए, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर 0 हो जाता है तो वो संख्या 11 से पूरा भाग लग जाएगा। एक प्रश्न है, चलिए कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं, 2-4 प्रश्न देख लेते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, तभी हम आगे का सेशन लाते रहेंगे और पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए लाएंगे। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। अभी कुछ प्रश्न 2-4 देख लेते हैं। जैसे 10 दहाई 10 इकाई 10 दहाई 10,000 बराबर है, किसके बराबर है ये बताना है। तो क्या क्या है, 10,000। हम पहले 1000 लिख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है तो ऊपर सबसे लिख लेते हैं। अब है 10 दहाई 10 गुने 10 यानी 10 दहाई 100। उसके बाद लिख देते हैं 10 इकाई 10। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, 0 1 1 0 1, क्या हो गया 1 0 1 1 0। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, तो 1 0 1 1 0 ये इसका सही आंसर है। कौन सा, तीसरा नंबर। इस टाइप से आपको सभी प्रश्न बनाने पड़ेंगे। अगला देखते हैं 26 और 26 शतांश को लिखा जाएगा। ठीक है, कितना, 26 और 26 शतांश। 26 शतांश का मतलब है 26/100, शतांश मतलब बटा 100 करना है, तो आपको भाग देना है। अब 26 में 100 से भाग दीजिए, 26 में 100 से
2 जीरो तो 2 अंक, 1 के बदला में क्या होगा दशमलव, ठीक है। तो 0.26 आप प्लस जोड़ना कितना है 6, तो टोटल क्या होगा 26.26 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 गुने 9 1109 गुने 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50 यानी 5,05,050 प्राप्त हो, ठीक ना। किसमें से इतना को गुना करने पे कौन सी संख्या घटाना है, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका दूसरा उपाय नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, फिर जितना भी संख्या आएगा उसमें से आपको 50 यानी 5,05,050 को घटा देना पड़ेगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 54,995 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इससे पहले एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई नंबर दे दिया, ठीक है, इतना में आपको पूछे इकाई के अंक कौन सा होगा, ठीक है, ये भी काफ़ी और पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता देते हैं। इतना में यानी 823 गुने 242 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ गुना करने के लिए कहेगा, तो क्या आप गुना करेंगे, नहीं, इतना बड़ा काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर यहाँ पूछे इकाई का अंक क्या है तो क्या करना है, आपको इकाई का अंक ले लेना है, ठीक है। 823,242 इतना में इकाई का अंक लिखता है, इसका इकाई का अंक क्या है 3, इसका इकाई का अंक क्या है 2, इन दोनों को गुना करते हैं 3 दूनी 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। सिर्फ इकाई का आप अंक पूछे तो दोनों में से जितने भी गुना दिए हुए हैं उसमें से सिर्फ इकाई का अंक उठाइए और उसको गुना कर दीजिए, उसमें से गुना करके अगर इकाई का अंक आता है तो वो इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे एक और मैं बता देता हूँ, जैसे 484, ठीक है, और 248, ठीक है, इसमें पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ से हम इकाई का अंक उठाएंगे, कितना है 4, फिर गुना, इसमें से इकाई का अंक उठाएंगे, कितना है 8, अब इसको गुना करेंगे, 8 चौके 32, अब इसमें इकाई का अंक क्या आया, इसमें आया हमें 2, तो ये हो जाएगा इकाई का अंक। चलिए इसी टाइप का कोई और प्रश्न पूछे, जैसे 2 4 2 3 2 1, इसमें से पूछे आपको इकाई और दहाई का अंक क्या होगा, तो आपको क्या करना है, अगर दहाई अंक तक जाए तो आपको इसमें से 2 अंक, इसमें से 2 अंक और दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। अब गुना करके निकालना है दहाई का अंक, इकाई और दहाई जो भी पूछे वो बता देना है, साथ ही अगर जोड़ने के लिए कहे इकाई और दहाई अंक तो उसको जोड़ के निकालना है, अंतर पूछे तो इकाई और दहाई में से घटा कर निकालना है, तो ये सारे काम आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 3.1/3 में कितने 1/6 हैं, ये आपको बताना है। तो कैसे बनाएंगे, तो 3.1/3 को तोड़िए, 3 3 9 और 1 10, 10/3 भागा, इसको क्या करते हैं, कितने हैं मतलब भाग देना है, भागा 1/6। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, तो 10/3 वो भाग था, तो गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा, 3 दूना 6, इसको गुना कीजिए, 10 दूना 20, यानी क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 20, जो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही जो भी आपको वीडियो चाहिए डीएलएड इंट्रेंस से के जो डीएलएड अभी का इंट्रेंस का चल रहा है, इसे अभी फॉर्म भराएगा कब तक, 8 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है, तो आप सभी लोग जरूर फॉर्म भर ले और हमें कमेंट करके बताएं कौन सा अगला वीडियो चाहिए, इससे रिलेटेड हम आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देने का प्रयास करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताएं और बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।